बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग से आपसे मुखातिब हूँ। हमारी लेक्चर सीरीज़ का आज 6th लेक्चर है और इसमें हम पार्टिकल फ़िज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम पार्टिकल फ़िज़िक्स में कंज़र्वेशन लॉज वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अपना लेक्चर जो है वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स एंड स्ट्रेंजनेस से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेंज पार्टिकल्स का कंसेप्ट ये है कि आपके पास जब भी कोई डिके होता है तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए थे जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी अनयूजुअल थी, ठीक है, और उनकी क्रिएशन जो है और उनका डिके जो है ये दोनों अनयूजुअल थे, तो उनको जो है वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स का नाम दिया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने एक डिटेक्टर की फ़ोटोग्राफ लगाई हुई है। तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे हैं जिनके पाथ जो हैं वो स्ट्रेट हैं और वो समझ आती है कि किस तरह से वो बेंड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पाथ्स जो है ना वो सर्कुलर हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई पार्टिकल्स हमने कॉमन सेंस में या हमने प्रीवियस अपने नॉलेज में नहीं देखे कि जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें या किसी तरह से उनका बिहेवियर जो है ना वो इस तरह होना स्टार्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट आपको ट्रैक्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो ट्रैक्स अनयूजुअल हैं, जैसे उसने यहाँ पे इसको साथ लेबल भी किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो K0 है ये आपके पास स्ट्रेंज पार्टिकल है, ठीक है। तो इस तरह बाकी और पार्टिकल्स भी यहाँ पे इमिट होते हैं। तो स्ट्रेंज पार्टिकल्स का बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अनयूजुअल होती हैं। और उसके साथ हम फिर उसी तरह से कंजर्वेशन लॉज को भी डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स के साथ एक उनकी प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रेंजनेस जो है उसके साथ एसोसिएट होती है और स्ट्रेंजनेस जो है वो कंजर्व होती है ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर डिके, और किसी भी डिके में आपके पास जो है स्ट्रेंजनेस वो कंजर्व रहेगी। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है कि आपने पार्टिकल्स के अंदर जो है वो पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट पार्टिकल्स को डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स दरमियान में मिसिंग आ जाते हैं, तो उनको आप प्रीवियस पैटर्न की जिस तरह से प्रीवियस पैटर्न चल रहा होता है उसके हिसाब से आप उनको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये ऐसे ही है कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स को लेबल करते जाते हैं और जो अभी तक डिस्कवर नहीं होते एलिमेंट्स उनके लिए हम जो है वहाँ पे स्पेस जो है वो खाली छोड़ देते हैं। तो हमें एक पैटर्न का अंदाज़ा होता है कि इस पैटर्न के हिसाब से जो है वो ये आपके पास चीज़ें जहाँ पे लिस्ट में आ रही हैं। तो इसी तरह से पार्टिकल्स के अंदर भी पैटर्न्स पाए जाते हैं। यहाँ पे वो इस चीज़ को समझाने के लिए बैरियॉन्स की जो है वो एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैरियॉन्स को हमने चार्ज और स्ट्रेंजनेस के रिस्पेक्ट से जो है ना उनको यहाँ पे प्लॉट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक हेक्सागोनल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आप ये जो पैटर्न है ये आपके पास एक हेक्सागोनल पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरह से आपके पास जब भी आप पार्टिकल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उनको आप ग्रुप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो नज़र आएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने चार्ज और जो है वो स्ट्रेंजनेस को प्लॉट किया है स्पिन 3/2 बैरियॉन्स के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगुलर सी बन रही है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिकल होगा, ठीक है। अब ये हमें कहाँ क्या पता कैसे पता चलेगा कि उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि उसका Q जो है वो -1 होगा और स्ट्रेंजनेस जो है वो उसकी -3 होगी। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे एक पार्टिकल मिसिंग है जो कि यहाँ पे आना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने लिखा हुआ है येट टू बी डिस्कवर्ड। तो ये पार्टिकल जो है जब डिस्कवर होगा तो यहाँ पे अपनी प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वार्क्स हैं जी। आपको पता है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो पहले हम समझते थे कि ये हेड्रॉन्स हैं जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। लेकिन अब जो है रिसेंट स्टडीज़ में आपको पता है कि
एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है ना वो क्वार्क्स हैं, ठीक है। तो क्वार्क मॉडल को समझने के लिए हमने ये देखना है कि बेसिकली ये होता है कि आपके पास क्वार्क्स की डिफरेंट जो है ना वो फ्लेवर्स हैं, उनको हम अप डाउन कहते हैं, स्ट्रेंज क्वार्क्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट उनके फ्लेवर्स हैं। तो किस तरह से क्वार्क्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन में कितने क्वार्क्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मिजॉन के लिए यहाँ पे जो है वो क्वार्क मॉडल बनाया है। तो आपके पास जो प्रोटॉन है उसमें दो अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क है, ठीक है। और न्यूट्रॉन में आपके पास एक अप है और दो डाउन है। इसी तरह मिजॉन में आपके पास एक अप है क्वार्क है और एक आपके पास डाउन एंटी क्वार्क है, ठीक है। तो ये जो है ना डिफरेंट पार्टिकल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको पता होनी चाहिए। ये टेबल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने सब जितने भी फ्लेवर्स हैं उन सब की उसने सिंबल्स वगैरह और स्पिन और चार्ज वगैरह उसने दी हुई है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है जी। इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल है, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको ये लिस्ट करता है और उनको उनका कंपैरिजन करता है और ये हमें ये सारी डिटेल बताता है कि कौन सी फोर्स जो है वो किस पार्टिकल पे लगेगी और उसका चार्ज जो है वो सॉरी उसका जो है फोर्स कैरियर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे नीचे एक टेबल है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली मैटर एंड एनर्जी है। आपको पता है यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ें हैं, मैटर और एनर्जी। तो इसमें फिर फोर्सेस आ जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं मैटर के, ठीक है। तो फोर्सेस कौन सी हैं जी? स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसका यहाँ पे दरमियान में उसने कैरियर जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। और साथ उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये किस पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो क्वार्क्स के ऊपर भी एक्ट करती है, डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स पे भी करती है, ग्रेविटॉन के ऊपर भी करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से इसको देख सकते हैं जी। इसके बाद थोड़ी बहुत डिस्कशन जो है वो हमारी बिग बैंग थ्योरी के ऊपर है। आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिज़िक्स के अंदर, बिग बैंग थ्योरी। तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन वो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। कि बेसिकली जो है वो बिग बैंग थ्योरी में हम जो मेन चीज़ जो स्टडी करते हैं वो हम फोर्सेस की सेपरेशन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रपोज किया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी में जैसे ही बिग बैंग हुआ तो आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम जो है वो सारी फोर्सेज जो हैं वो कंबाइन थी, वो एक ही फोर्स थी, ठीक है। आप में बहुत सारे लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी होगी एमएससी के कोर्सेज में ज़्यादातर। तो उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरह से जो है वो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरीज़ वगैरह हैं, या किसी ने अगर एमफिल लेवल में मोस्टली ये एमफिल में ये चीज़ें आती हैं। एमफिल में अगर किसी ने पार्टिकल फिज़िक्स पढ़ी हो तो उसमें ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरीज़ हैं, वो बेसिकली सारी फोर्सेस को जो है ना वो कंबाइन करता है। तो यहाँ पे भी बिग बैंग में वो ये बता रहा है कि किस तरह से आपके पास फोर्सेस जो है ना वो इवॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे टाइम स्केल है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फोर्सेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले सारी फोर्सेस एक ही होती हैं, फिर आगे वो ग्रेविटेशनल और स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोवीक में कन्वर्ट होती हैं। फिर ग्रेविटेशनल जो है वो ग्रेविटेशनली चल रही है और ये आगे आपके पास इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स और इस तरह वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही हैं जी। उसके बाद आपके पास जो है वो बैकग्राउंड कॉस्मिक रेडिएशंस की बात आती है, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उनका जो ऑब्ज़र्वेशन का जो एंटीना है उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट जो है वो वेव्स जो है ना वो डिटेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एंटीना को रोटेट किया डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है वो लेकिन इंटेंसिटी जो है वो उनकी अनचेंज ही रही। तो इसका मतलब ये है कि अगर सारी डायरेक्शंस के अंदर आपके पास जो है वो इंटेंसिटी जो है वो अनचेंज रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इंटायर यूनिवर्स है वो इस रेडिएशन का जो है ना वो सोर्स है। तो फिर बाद में उनको ये चीज़ क्लियर होगी कि वो बेसिकली माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और जो बेसिकली जो है वो बिग बैंग की क्या कह लें आप रिमेनिंग्स हैं, या बिग बैंग का जो है वो आफ्टर शॉक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच रिप्रेजेंटेड दी लेफ्ट ओवर ग्लो फ्रॉम द बिग बैंग, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये था कि आपके पास ये यूनिवर्सिटी जो है इस पे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया बिग बैंग को प्रूव करने के लिए, या बिग बैंग की
क्या कह लें उसमें बिग बैंग की जो है कैलकुलेशन, उसमें उन्होंने ये चीज़ प्रेडिक्ट की कि कुछ रेजिडुअल रेडिएशन जो है वो होनी चाहिए। तो फिर ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो आपके पास माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को जो है वो डिटेक्ट किया। तो इसका मतलब है कि जो बिग बैंग की थ्योरी थी उसके साथ ये चीज़ जो है वो कंसिस्टेंट थी। जी, उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो ये है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के लिए जो है वो हमारे पास एविडेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस इसके अंदर है वो हबल लॉ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो एमसीक्यूज़ वगैरह में इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि हबल लॉ क्या है। तो बेसिकली ये उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। The speeds at which galaxies are receding from the Earth increases in direct proportion to their distance from us, ठीक है। कि जैसे जैसे आपके पास जो है वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसी तरह से आपके पास जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है कि जो गैलेक्सीज़ हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं, ठीक है। तो ये इसको रिलेट करते हैं हम इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास एक हबल कांस्टेंट है h। जी, इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट है कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा के लिए एक्सपेंड करेगी या इसका क्या फ्यूचर होगा। ये वैसे चीज़ें जो हैं यहाँ पे, जो इसके साथ एक दो टॉपिक्स हैं नीचे, मिसिंग मैस है, मिसिंग एनर्जी है, ये आप लोगों की जो है वो इंटरेस्ट के लिए हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा ख़ास जो है वो ये पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे वो डिस्कस करता है कि साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइम के ऊपर जो एक्सपेंशन रेट्स हैं ना वो यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो उनको ये उन्होंने ये जो है वो प्रेडिक्ट किया है कि यूनिवर्स जो है वो मोर रैपिडली जो है वो एक्सपेंड हो रही थी 1 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे एक्सपेंशन होती है तो आपके पास जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, यानी मास डेंसिटी जो है वो बेसिकली कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि आपके पास डेंसिटी जो है वो एक क्रिटिकल वैल्यू से कम होती है, तो इसका मतलब है कि एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे होता है कि अगर डेंसिटी जो है वो एक क्रिटिकल वैल्यू से बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि अगेन जो है वो कंसंट्रेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ द एवरेज डेंसिटी एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू द एक्सपेंशन विल इवेंचुअली स्टॉप एंड कंट्रैक्शन विल बिगिन, ठीक है, पॉसिबली लीडिंग टू ए सुपर डेंस स्टेट फॉलोड बाय अनदर एक्सपेंशन। यानी कि आपके पास अगेन जो है वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास अगेन जो है वो फिर एक एक्सपेंशन या एक बिग बैंग जो है वो हो सकता है। तो ये टॉपिक जो है ना यहाँ पे, इसके बाद एक दो टॉपिक्स हैं वो आपके इंटरेस्ट के लिए हैं। तो ये आपके जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए हैं, इसमें कोई ख़ास जो है वो कंसेप्ट जो है वो पेपर में पूछने के लिए जो है वो नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ये पार्टिकल फिज़िक्स जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर जो हैं वो जैसे जैसे मैंने शेड्यूल बनाया है उसी में इंशाल्लाह वो अपलोड होते रहेंगे। तो आप लोग जो है वो साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरी ये लेक्चर्स, मेरे ये वीडियोस जो हैं ये आपके पास सिर्फ एक तरह से हिंट देने के लिए हैं, एक डायरेक्शन देने के लिए हैं, ठीक है। आपने चीज़ें प्रिपेयर ख़ुद करनी है, ठीक है। बुक्स आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। तो मुझे पर्सनली ये बुक अच्छी लगती है तो इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।